बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स 46 से ऑनवर्ड। तो वीडियो कंटेंट क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों का मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी हमारे चैनल को लाजमी जाके एक दफ़ा विजिट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो इंटरेक्टिव सिस्टम तभी सक्सेसफुल होता है जब वो फास्ट रिस्पॉन्स दे यूज़र को। फॉर एग्जांपल जो वीओ के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रिंट रिकॉर्ड करना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, और वीओ की जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसके टाइपिंग करेक्टर्स यहाँ हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो कुछ टास्क डेडलाइंस के अंदर एग्जीक्यूट करने होते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है, कंप्यूटर को टास्क को रियल वर्ल्ड डेडलाइंस के हिसाब से कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रूज़ाल मिसाइल है या रडार सिस्टम है, उसमें इन इंटरेक्टिव सिस्टम और रियल प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। तो अगर एक सिस्टम एक यूज़र को सर्व कर रहा हो, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो हमारी होती है वो इजी होती है। लेकिन 1960s और 70s में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, तो इसलिए मशीन्स को मल्टीपल यूज़र को सर्व करना पड़ता था, जिसमें रिमोट या टर्मिनल्स हुआ करते थे। टाइम शेयरिंग क्या होती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। मतलब एक जो सिस्टम है मल्टीपल यूज़र को एक साथ सर्विसेज दे सकता है। जैसे कि जॉब की स्टेट होती थी एक्टिव, रेडी और वेटिंग स्टेट। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कितनी स्टेट्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो आप लोगों ने इसको माइंड में लाजमी रखना है। मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग कंप्लीमेंट करने का एक तरीका होता है। स्मॉल टाइम इंटरवल्स एलोकेट किए जाते हैं, हर जॉब को छोटे इंटरवल्स मिलती हैं, और अर्ली सिस्टम में 30 यूज़र को एक साथ हैंडल कर लेता था। मल्टीटास्किंग क्या होती है, हमारे पास एक यूज़र एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क चला सकता है। आजकल जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो यूज़ होती है, चाहे एक यूज़र हो या मल्टीपल यूज़र्स हो हमारे पास। आगे मॉड्यूल नंबर 47 है हमारे पास। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सेकंड पार्ट है ये हमारे पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट यूज़र कंट्रोल कैसे होता है। तो मल्टीपल जो यूज़र होते हैं, जो टाइम शेयरिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट के बाद, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, इसे मल्टीपल वर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, और प्रोग्राम जो मैश स्टोरेज में स्टोर होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें यूज़र के रिक्वेस्ट पर रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत कम होने लगी है। अब कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेटर्स है कैसे आजकल रिमूव हो रही हैं। तो आजकल जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो उसमें खुद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़र होता है वो रोल प्ले कर रहा होता है। इवन जो बड़े इंस्टॉलेशंस भी होते हैं मोस्टली अनअटेंडेड चलते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होता है, और जो काम करता है न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अकाउंट्स इशू करना, स्टोरेज स्पेस लिमिट सेट करना, इसके अलावा जो सिस्टम की प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करना। ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यूएशन कैसे हो रही है। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें क्या था कि जो प्रोग्राम्स थे वो एक एक करके जॉब रन करते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइक टाइम शेयरिंग प्रोग्राम्स, और जो डाटा है उसको स्टोरेज में मेंटेन करना, डायरेक्ट यूज़र रिक्वेस्ट हैंडल करना। मल्टीपल प्रोसेसिंग मशीन में क्या है आजकल, तो आजकल जो मल्टी प्रोसेसर मशीन है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हो गए हैं। ये टास्क को अलग अलग प्रोसेसर पर एलोकेट करते हैं, लोड बैलेंसिंग, और जो टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ते हैं उसको कहती हैं स्केलिंग। एम्बेडेड सिस्टम में क्या है, तो एक और रिसर्च एरिया है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए होते हैं, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फ़ोन्स और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स जो हैं वो। इन सिस्टम्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो है लो बैटरी कंजप्शंस, और इसके अलावा जो स्ट्रिक्ट रियल टाइम डेडलाइंस है वो कंटिन्यूस ऑपरेटिंग्स हैं, काम हो या ना ह्यूमन ओवरसाइट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल देख लेते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो VS वर्क्स जो है वो माइंड रिवर सिस्टम जो मार्स रोवर स्पीड और अपॉर्चुनिटी में यूज़ हुआ है। उसके अलावा जो विंडो हमारे पास CE पॉकेट PC है हमारे पास, वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, और इसके अलावा जो पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम है पाल्सोस इनकॉर्पोरेशन ने हैंडल सर्विसेज के लिए बनाया था। आगे है मॉड्यूल नंबर 48। इसमें सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन बताई हुई है। तो दो बेसिक कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, पहली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। वो प्रोग्राम जो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन होते हैं, हर मशीन को अपने काम के हिसाब से अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, स्प्रेडशीट, डाटाबेस सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, और इसके अलावा जो गेम्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये एग्जाम से MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में लाजमी रखनी है। आगे बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो ये वो टास्क है
जो परफॉर्म किए जाते हैं जो हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए कॉमन होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी रोल यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंडिंग कस्टमाइज करता है कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं होती के लिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क फॉर्मेट करना, फाइल कॉपी करना डिस्क से हमारे पास सीडी में, और इसके अलावा फाइल कंप्रेशन या डीकम्प्रेस करना, जो मल्टीमीडिया है वो प्ले करना, नेटवर्क कम्युनिकेशन हैंडल करना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ क्यों होते हैं? तो हर इंस्टॉलेशन जो है वो अपने नीड के मुताबिक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं, इससे सिस्टम को कस्टमाइज़ करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल है 49, इसमें पढ़ेंगे हम इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यूज़र जो इंटरफेस है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के वो पार्ट जो यूज़र से कम्युनिकेट करते हैं दो टाइप्स के होते हैं। ओल्ड शेल्स जो टेक्स्ट बेस्ड होती हैं कीबोर्ड प्लस मॉनिटर से, और जो मॉडर्न हमारे पास है दूसरा मॉडर्न GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आइकन्स, विंडो, माउस, टच स्क्रीन एक्सेट्रा। GUI के फीचर्स देख लेते हैं। तो माउस क्लिक या ड्रैग करता है, जो स्टाइलस है पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक ग्राफिक के लिए जो यूज़ होता है, टच स्क्रीन, फिंगर इंटरेक्शन, और इसके अलावा रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा जो 3D प्रोजेक्ट, टैक्टिकल्स डिवाइसेस, सराउंडिंग साउंड्स वगैरह आगे। इंटरफेस और इंटरनल सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? तो यूज़र इंटरफेस सिर्फ एक ब्रिज होता है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर के दरमियान। फॉर एग्जांपल यूनिक्स जो यूज़र है मल्टीपल शेल्स यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास डॉन सी शेल है, क्रॉन शेल है, या X11 हमारे पास है। तो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी माइंड में रख लेना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आज भी विंडो में cmd.a एक्सटेंशन यूटिलिटी होती है, मगर रेयरली यूज़ होती है। एप्पल OS ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी टर्मिनल शेल्स के साथ रखा जाता है यूनिक्स हिस्ट्री की वजह से। विंडो मैनेजर क्या होता है? जो GUI है उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फंक्शन क्या होता है इसका? स्क्रीन पर विंडो एलोकेट करना, हर विंडो को स्पेसिफिक एप्लीकेशन से लिंक करना, जो माउस है क्लिक की लोकेशन कैलकुलेट करना, और जो रिलेटेड ऐप है उसको नोटिफाई करना। विंडो मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टाइल डिफाइन करता है, लेआउट, लुक, ऑप्शन। लिनक्स जो यूज़र है अपना पसंदीदा विंडो जो मैनेजर है चूज़ करता है, फॉर एग्जांपल KDE या जीनोम। ठीक है, तो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। मॉड्यूल नंबर 50 है हमारे पास। सबसे पहले हमने बात करनी है कर्नल की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कर्नल। ठीक है, तो ये आपका MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है। तो कर्नल वो कोड होती है जिसमें सबसे बेसिक फंक्शन परफॉर्म होती हैं। फाइल मैनेजर क्या होती है? हमारे पास मैच स्टोरेज का यूज़ कोऑर्डिनेट करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कौन सी फाइल हमारे पास जो है कहाँ स्टोर है, और कौन सी यूज़र को एक्सेस अलाउड है, कौन सी जगह न्यू फाइल्स के लिए एम्प्टी है, और इसके अलावा रिकॉर्ड उसी स्टोरेज मीडियम पे सेव होती हैं, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क पे। फोल्डर्स और डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं? तो फाइल्स को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने के लिए सब डायरेक्टरीज भी बनती हैं, जिसको हायरार्किकल हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपका MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में लाजमी रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर माई रिकॉर्ड्स को हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स और हाउस होल्ड रिकॉर्ड्स में रखना है, तो ये हम इसको एक डायरेक्टरी में रख सकते हैं ताकि हमें बाद में उसको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट, इसका आपने लाजमी माइंड में रखना है। डायरेक्टरी पाथ क्या होती है? हमारे पास चेन ऑफ डायरेक्टरी होती है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्री हिस्ट्री, डायनासोर। तो ये एक पूरी डायरेक्टरी पाथ है जिससे हमें बताएगा कि कौन सी जो हमारे पास डायरेक्टली कौन सी जगह पर पड़ी हुई है। विंडो में बैक स्लैशेस होती हैं, एनिमल, प्री हिस्ट्री, डायनासोर। फाइल असेस हमेशा मैनेजर्स के थ्रू होती है, फाइल ओपन करना, देन फाइल मैनेजर अप्रूव करता है, फिर असेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं डिवाइस ड्राइवर की। तो कर्नल का जो दूसरा कंपोनेंट है वो डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रिंटर, डिस्क, मॉनिटर, सेक्टर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। हर डिवाइस का अपना ड्राइवर होता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर ड्राइवर उसका जो स्टेटस रीड करना, प्रिंट इंस्ट्रक्शन डिकोड करना। फ़ायदा क्या होता है इसका? बाकी सॉफ्टवेयर को हर डिवाइसेस को टेक्निकल डिटेल्स हैंडल नहीं कर पाते। जो OS है जेनरिक होता है, बस जो करेक्ट ड्राइवर है इंस्टॉल कर लो और जो डिवाइस है वो काम करने लग जाती है। मेमोरी मैनेजर हमारे पास क्या है? मेन मेमोरी जो रैम का वो यूज़ करता है मेमोरी मैनेजर। तो सिंगल टास्क इन्वायरमेंट में क्या होता है? जो सिंपल काम है, एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड, एग्जीक्यूट और फिर नेक्स्ट लोड होता है। जबकि मल्टीटास्किंग में क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लस डाटा सेम वक्त में मेमोरी में रहते हैं। मेमोरी मैनेजर हर प्रोग्राम को अपनी मेमोरी स्पेस असाइन करता है, जो ट्रैक करता है फ्री वर्सेस यूज मेमोरी।
तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कितना डाटा अभी हमारा आ सकता है। तो इंश्योर करता है ये कि एक प्रोग्राम दूसरे को डाटा ओवरराइट नहीं करेगा। आगे बात करते हैं पेगिंग एंड वर्चुअल मेमोरी वो क्या होती है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है, अगर आप प्रोग्राम की टोटल रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल मेमोरी हो और सॉल्यूशन इसका क्या होता है पेगिंग, ठीक है। तो प्रोग्राम और डाटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़कर अगर मेमोरी और डिस्क के दरमियान शफल करते हैं, फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड हमारे पास 8 GB है और एक्चुअल मेमोरी हमारे पास अबाउट 4 GB है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेमोरी मैनेजर एक्स्ट्रा जो 4 GB है उसका इल्यूजन क्रिएट करेगा और यूजिंग डिस्क स्टोरेज, ठीक है। लगता है कि यूज़र के पास जो है वो 8 GB की मेमोरी है, तो ये इल्यूजन वर्चुअल मेमोरी के ज़रिए क्रिएट होती है। शेड्यूलर और डिस्पैचर क्या होता है हमारे पास, तो कर्नल के अंदर एडिशनल कंपोनेंट्स होती हैं, एक है शेड्यूलर, दूसरा है डिस्पैचर। शेड्यूलर क्या होता है, डिसाइड करते हैं कि कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होंगे, और डिस्पैचर इन टास्क को CPU के टाइम एलोकेट करता है। इनको डिटेल्स में नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे हम। तो इसकी समरी देख लेते हैं। तो कर्नल के जो 3 मेजर पार्ट्स हैं, एक है फाइल मैनेजर जो फाइल्स और डायरेक्टरी मैनेज करता है, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर जो हार्डवेयर कम्युनिकेशन को देखता है, और तीसरा है हमारे पास मेमोरी मैनेजर जो रैम और वर्चुअल मेमोरी मैनेज करता है। और 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक शेड्यूलर और है डिस्पैचर जो मल्टी प्रोग्रामिंग में CPU को एलोकेट करता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।